लेकिन शुरू करते हैं सबसे पहले हमारी कवर स्टोरी। आने वाले दिनों में राफेल की रफ्तार अब फ्रांस की नहीं बल्कि मेक इन इंडिया के इंजन तय करेंगे। हथियारों और लड़ाकू विमानों के मामले में भारत तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भारत के बढ़ते दखल का ही नतीजा है कि एयरफोर्स ने रक्षा मंत्रालय को 114 राफेल को भारत में ही निर्मित करने का प्रस्ताव भेजा है। ऐसे में मेक इन इंडिया राफेल के प्रस्ताव के क्या है मायने और आगे भारत इस दिशा में कितनी मजबूती हासिल करने वाला है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मैं लौट रहा हूं मेहमानों संग, आज करेंगे खास चर्चा। नया भारत, डिफेंस में महारत, डिफेंस की हमारी नई ताकत का पूरा विश्लेषण। अब जंग जमीन से ज्यादा हवा और साइबर स्पेस में होती है। ड्रोन, मिसाइल्स और साइबर हमले आज की हकीकत हैं और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी यही देखने को मिला, जब पाकिस्तान ने हमारे मिलिट्री बेस और नागरिकों को ड्रोन, यूएवी, मिलिट्री एयरक्राफ्ट और मिसाइल से टारगेट किया। लेकिन ये सभी हमले हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के सामने नाकाम रहे। भारतीय डिफेंस सिस्टम ने वॉशिंगटन, बीजिंग और इस्लामाबाद तक के रक्षा हलकों में हलचल मचा डाली। इसके अलावा पाकिस्तानी वायुसेना की एक भी PL-15 मिसाइल भारत के राफेल फाइटर जेट के डिफेंस मैकेनिज्म को भेद नहीं पाई और राफेल के लिए जो टारगेट चिन्हित किए गए थे वो भी कामयाबी के साथ हिट हुए। अब उसी राफेल का एडवांस वर्जन भारतीय वायुसेना देश में ही बनाने का मन बना चुकी है। आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय को भारतीय वायुसेना ने 114 मेड इन इंडिया राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद का प्रस्ताव दिया है। इन विमानों का निर्माण फ्रांसीसी कंपनी डेसॉल्ट एविएशन और भारतीय एरोस्पेस कंपनियों के सहयोग से किया जाएगा। इस प्रस्ताव के लिए अनुमानित लागत 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है, जिसमें 60% से ज्यादा स्वदेशी उपकरण का इस्तेमाल होगा और हैदराबाद में M88 इंजन के लिए MRO यानी मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल सुविधाएं स्थापित करने का प्लान है। नए F5 वेरिएंट पुराने से ज्यादा शक्तिशाली, ड्रोन सपोर्टेड, हाइपरसोनिक होगा और ये डील भारत की सैन्य शक्ति को और अधिक मजबूत करने वाली होगी। तो चलिए मेक इन इंडिया के तहत डिफेंस सेक्टर में भारत कितना आत्मनिर्भर हुआ है ये भी समझते हैं। बीते 10 साल यानी कि एक दशक की अगर बात करें तो डिफेंस एक्सपोर्ट में भारत ने 300% तक की ग्रोथ दर्ज की है। ग्लोबल डिफेंस एक्सपोर्ट में फिलहाल भारत 10वें पैदान पर है और भारत का लक्ष्य 2030 तक दुनिया के टॉप 5 डिफेंस एक्सपोर्टर्स में शामिल होना है। साथ ही अगले 4 साल यानी कि 2029 तक 50,000 करोड़ रुपए के सालाना डिफेंस एक्सपोर्ट का भी टारगेट है। इसके अलावा 40% डिफेंस उपकरण आयात 2030 तक घटाकर 20% करने का भी टारगेट है। भारत फिलहाल फिलीपींस, आर्मेनिया समेत 25 देशों को हथियार निर्यात भी करता है। अब आने वाले दिनों में दुनिया के अन्य देशों में भी भारत निर्मित हथियारों का परचम लहराएगा। डिफेंस सेक्टर में भारत की ये उपलब्धि विकसित भारत 2047 के सपनों को न केवल साकार करेगा बल्कि हमारी ताकत और तकनीक की दुनिया भी लोहा मानेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर अरविंद गुप्ता सर का। डायरेक्टर हैं विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन और पूर्व डिप्टी NAC भी रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर गुप्ता सर आपका हमारे शो पे। गुड इवनिंग। हमारे साथ है मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मिस्टन सर, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं। जनरल मिस्टन, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। हमारे साथ है कोमोडोर रिटायर्ड GJ सिंह सर, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट कोमोडोर GJ सिंह, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। डॉक्टर गुप्ता, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं सर। ये जो भारत लगातार डिफेंस क्षेत्र में न सिर्फ आत्मनिर्भर हो रहा है बल्कि नए नए कीर्तिमान जो गढ़ रहा है, इस वक्त हमारा यकायक जो पिछले 2-3 सालों में हम देख रहे हैं कि भारत का एक तो इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर काफ़ी फोकस है सर, और अब हम एक्सपोर्ट का भी दिशा में सोच रहे हैं। तो इस वक्त जो भारत की डिफेंस अप्रोच है मैन्युफैक्चरिंग से लेकर हमारी इंडिजिनस ज़रूरतों से लेकर एक्सपोर्ट तक की, उसकी रेंज क्या है सर, जरा इसका विश्लेषण हमें दें। ये आत्मनिर्भरता डिफेंस में बहुत जरूरी है। जब तक आप डिफेंस में आत्मनिर्भर नहीं होंगे, आपकी जो फॉरेन पॉलिसी में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो अचीव करना मुश्किल होगा। और अभी ऐसा है कि अभी भी हमारी बहुत सारी ज़रूरतें वो इंपोर्ट पे निर्भर हैं और पिछले कुछ सालों में सरकार ने बहुत सारे डिफेंस रिफॉर्म्स किए हैं
जिससे कि आत्मनिर्भरता निर्भरता बढ़ी है। जैसे कि आपने कहा कि हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं और भारत अब कहीं 10वें नंबर पे डिफेंस एक्सपोर्ट पे आ गया है। लेकिन अगर आप इसका एक गहरा विश्लेषण करें तो आपको ये पता चलेगा कि अभी भी हमारी जरूरत जो प्लेटफॉर्म्स की है वो अभी भी इंपोर्ट्स पर है। तो वास्तविक आत्मनिर्भरता तब तक नहीं आएगी जब तक कि हम प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फाइटर जेट्स हैं या सबमरीन हैं या इस तरह के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं वो पूरी तरह से हम भारत में ना बनाएं। इसमें शुरुआत हो चुकी है, प्राइवेट सेक्टर को लाया जा रहा है और कुछ हद तक जो प्रोक्योरमेंट है वो काफी अब भारत में ही जो निर्मित सामान है उसमें से होती है। लेकिन जो बड़े बड़े अभी सिस्टम्स हैं या जैसे कि वेपन्स हैं या आपके बड़े प्लेटफॉर्म जैसे मैंने कहा, इसमें अभी हमें काम करने की जरूरत है। और इसमें काम करने की जरूरत का अर्थ ये बनता है प्रैक्टिकल टर्म्स में कि R&D में हमें अभी बहुत ज्यादा कोशिश करनी है। और अभी जो रिफॉर्म्स हमारे हुए हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अभी कल परसों ही एक नया डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल में एक रिफॉर्म हुआ है जिसमें कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश की गई है या आत्मनिर्भर प्राइवेट सेक्टर के लिए जो दिक्कतें आती हैं बनाने में उसको कम करने में कुछ एक कोशिश की गई है। तो इस प्रकार के रिफॉर्म निश्चित रूप से हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ाएंगे, लेकिन अभी हमारा सफर जो है वो लंबा है। एब्सोल्युटली सर, सफ़र बहुत लंबा है और हमें काम उस दिशा में हमने कम से कम सोचना शुरू ज़रूर किया है। ये कितना बड़ा चेंज है जनरल मेस्टन सर, ये कितना बड़ा चेंज है कि पहले तो हम प्राइवेट सेक्टर को एकदम छूते भी नहीं थे और स्वाभाविक रूप से हमारी अपनी चिंताएं हैं प्राइवेट सेक्टर का आना डिफेंस जैसे सेक्टर में किसी भी एक उभरते हुए राष्ट्र के लिए जो कि तमाम दुश्मनों से घिरा हुआ हो। इतना आसान नहीं होता है कि प्राइवेट सेक्टर के लिए आप यकायक खोल दें। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में FY 22-25 में प्राइवेट सेक्टर एक्सपोर्ट्स 15,233 करोड़ और DPSUs का जो हमने एक्सपोर्ट देखा वो 8,389 करोड़ के आसपास हुए। कुल मिला के देखा जाए तो 32% की बढ़ोतरी। तो यानी कि हम प्राइवेट सेक्टर का अगर हिस्सेदारी का रिकॉर्ड भी अगर हम देखेंगे 22.56% हो गया सर FY 24-25 में, पहले इतनी कभी नहीं थी। तो धीरे धीरे ही सही अब हम प्राइवेट सेक्टर को समाहित कर रहे हैं सर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में। अब ये कॉन्फिडेंस क्या आ चुका है गवर्नमेंट लेवल पर, प्राइवेट लेवल पर, और ये जो रफ्तार है क्या ये एक कंफर्टेबल रफ्तार है सर जनरल मेस्टन सर? और दीपक, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। पहली बात, ये जो अभी प्रोसेस है ये मैं बोलूँगा एक टेक्टोनिक शिफ्ट है भारत की पॉलिसी में। हमेशा ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से काम करती थी और मैं बोलूँगा वहाँ बहुत ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच थी, आराम से चीज़ें चलती थी और हमारा टोटल फोकस था इम्पोर्ट्स पे। जब से प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, मैं बोलूँगा ये बोलते हैं मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज। और भारत का सबसे बड़ा रिसोर्स है और मैन पावर और टेक्निकल एक्सपर्टीज और हमारी ये जो यंग जनरेशन है, जो खासकर जो प्राइवेट सेक्टर में जो स्टार्टअप्स हैं, इनको भी जो हमने इतना मतलब मोटिवेट किया है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि भारत सरकार ने इनको इन्वॉल्व किया है, ये होल ऑफ नेशन अप्रोच हो गई। दूसरा, जो डिफेंस फोर्सेस है उनको भी इनके ऊपर इतना भरपूर कॉन्फिडेंस आ गया है और अब सिस्टम ये हो गया है कि चाहे IITs हो, चाहे ये स्टार्टअप्स हो, आर्मी हेडक्वार्टर्स, मैं क्योंकि आर्मी का हूं तो मैं ये बता सकता हूं कि आर्मी हेडक्वार्टर्स से पूरा अभी डायरेक्ट संपर्क हो रहा है ये प्राइवेट सेक्टर्स के साथ। तो इसमें क्या चीज है, आर्मी अपनी रिक्वायरमेंट बताता है, वो अपनी क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो एक मैश इंटरमैश हो जाता है और हमारी एक जो चीजें चाहिए वो समझते हैं हमें क्या चाहिए। उदाहरण के तौर पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे वहाँ टेरेन हम सबको पता है वो काफी खराब है, मुश्किलात टेरेन है। अब वहाँ हमें ऐसे ड्रोन चाहिए जो 24/7 ऑल वेदर रात को और वो जो थिक फॉलिएज के थ्रू देख सके। तो जब ये हमारी एक क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट जिसको हम देते हैं तो ये वो समझाया जाता है प्राइवेट सेक्टर में और उस प्रकार वो क्या नाम है उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। और मैंने देखा है जैसे अभी
पुराने पैनलिस्ट ने भी बोला कि R&D बहुत जरूरी चीज है। और ये भी अब मैं बताना चाहूंगा कि होल ऑफ नेशन अप्रोच में देखिए R&D एक बहुत महंगी चीज होती है, और उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए R&D में, जैसे कोई हैवी इक्विपमेंट को टेस्ट भी करना है, उसको मान लो आपने बहुत हाई एल्टीट्यूड या एक्सट्रीम टेम्परेचर में टेस्ट करना है, तो उसकी लैब कंडीशंस प्रिपेयर की जाती है, या एक्सट्रीम क्लाइमेट को आपने दिखाना है दिस वे, मतलब अगर आपको +50 करना और -50, तो आपको वो ऐसी लैब्स है हमारे पास, वो PSUs के पास है, तो प्राइवेट सेक्टर को वो अवेलेबल की जा रही है वो रिसोर्सेज, जिससे वो वहाँ टच करते, वो कर सकते हैं, जाके वो टेस्ट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है ये एक फाइन ट्यूनिंग है DRPO के बीच में, PSUs के बीच में और पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के बीच में भी, जिससे आपसी तालमेल में सबके यूटिलाइजेशन, मैक्सिमम रिसोर्स को यूटिलाइज करके और एक नेशनल आउटपुट आना चाहिए कि भाई ये क्यों कर रहे हैं हम, ये किसी प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए नहीं है, ये डिफेंस की नीड्स करने के लिए है। तो ये बहुत बड़ा अप्रोच है। और मेरे ख्याल जो एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, और आपने प्राइवेट सेक्टर का बताया, इनकी भारी मात्रा में एक्सपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, और कई कंपनीज हैं। आपको छोटा एक उदाहरण देता हूँ, जैसे ये स्क्रीन्स होती हैं आपकी कंप्यूटर पे, या आप सोचिए कॉकपिट में चाहिए होती है स्क्रीन विजुअल डिस्प्ले के लिए, आपके ड्रोन्स में चाहिए है, टैंक्स में चाहिए, हर चीज में आपको पता है नट सेंट्रिक वॉरफेयर है, तो जो भी कमांडर्स है, जो भी वहाँ क्रू है, उनको सब कुछ लाइव सिचुएशन दिख रहा है। वो ऐसे हार्डन्ड भारत के पास ये एक कंपनी है, वो बना रही है, एक सैम्पल कंपनी है, मैं खुद उस कंपनी में गया था। तो कहने का मतलब है वहाँ मैं हैरान था कि वो अमेरिका जैसी कंट्री वहाँ टैंक्स को वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये भारत की एक जो इन्वॉल्वमेंट हुआ है, पॉलिसी चेंज हुआ है, पॉलिसी अप्रोच हुआ है प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करने के लिए, और एक इंटरफाइन मेश कर दिया है। और तो मैं बोलूंगा कि ये बहुत अच्छी कदम भारत सरकार ने उठाया। और आपने जो पूछा क्या इसमें समय लगेगा, देखिए सबसे बड़ी चीज है एवरीथिंग रिक्वायर्स द स्टार्ट पॉइंट हो गया, और अब इम्पेटस वो मिल गया कि अब वो फौज में जब हम लड़ाई में जाते हैं ना, एक प्रिंसिपल ऑफ वॉरफेयर होता है मेंटेनेंस ऑफ मोमेंटम। अब ये मोमेंटम चालू हो गया है, इसको ये सेटअप मेंटेन कर रहा है। और अब आप देखिएगा अगले 10 साल में इंडिया विल बी द टॉप 5 लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट, मेरे को पूरा भरोसा है। और मेरे को रिटायरमेंट अभी 7 साल हुए हैं, मैं तो 7 साल में, क्योंकि मेरे दोनों बेटे भी आर्मी में, जब वहां जाता हूं तो मेरे को हैरानी है, इतना नया इक्विपमेंट आ गया है कि ऐसा तो मैंने अपने पूरे सर्विस में नहीं देखा था, इतना इंडक्शन हो रहा है। तो मेक इन भारत की जो फिलॉसफी है बहुत अच्छी है, और मेरे को लगता है इसमें बहुत अच्छी अप्रोच चल रही है। और जैसे इन्होंने बताया प्लेटफॉर्म्स वगैरह के लिए भी अभी टाइम लगेगा, और इंजन्स मेन चीजें होती हैं। अब इंजन्स का भी जैसे मैं सॉरी टू इंटरप्ट सर, मैं आऊँगा इंजन्स पे भी आऊँगा, हमारे इंडिजिनस इंजन्स पे बहुत बात होती है, कावेरी का बार बार जिक्र किया जाता है, मैं आऊँगा सर उस पर। कमांडर जीजे सिंह सर, जैसे कि बातचीत हो ही रही है कि काफ़ी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हुई हैं, लेकिन अभी भी ज़रा अपने एनालिसिस से बताइए सर कि जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है वो कितनी स्ट्रीमलाइन हो पाई है। आज भी मल्टी लेयर अप्रूवल से प्रोजेक्ट्स में थोड़ा डिले हो जाता है। एयरफोर्स चीफ ने कुछ दिनों पहले एक इसका उदाहरण भी दिया था, बट DPM जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल DPM 2025 आया था, इसमें थोड़ा प्राइवेट सेक्टर के लिए एंट्री बैरियर्स कम करने की कोशिश की गई, लेकिन कितना अभी स्ट्रीमलाइन हुई है सर प्रोक्योरमेंट प्रोसेस आपकी नज़र में? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो दीपक। वेलकम सर। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि स्ट्रीमलाइन जरूर हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम इसकी तरफ ब्यूरोक्रेसी का जो फोकस है अभी वो प्रोक्योरमेंट की तरफ तो पहले भी था, क्योंकि देखिए हमने बहुत से वेपन्स जो हैं बाहर से लिए हैं, खास करके जो फ्रंट लाइन प्लेटफॉर्म्स इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि राफेल हमने खरीदे हैं, प्रोक्योरी किए हैं ये भी, और ये नहीं हम हरकुलिस अमेरिका से लेते रहे, प्रोक्योरमेंट है ये भी, 777 चिनूक और ये जैसे अपाची जैसे हेलीकॉप्टर हैं, सब लेते रहे। तो इसमें दो राय नहीं कि हमारा वो जो प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस है उसके अंदर स्ट्रीम लाइनिंग हुई है, खास करके जब से ये गवर्नमेंट आई है, और इनका जो फोकस है
वो हमारे रिप्लेसमेंट ऑफ इक्विपमेंट, जो डिफेंस सर्विस की बहुत बड़ी कमी थी, जिसमें उस सेक्टर को या उस डोमेन को एड्रेस करना शुरू किया है। ये गवर्नमेंट में बहुत खासियत रही है, मैं इसकी बहुत सराहना करता हूं। और मगर जो अभी फोकस आत्मनिर्भरता के ऊपर जा रहा है, ये एक स्टेप जो है, मोमेंटम स्टार्टिंग अप तो हो चुकी है, मगर हम अभी जो हमारा लक्ष्य है, जैसे कि हमने राफेल के ऊपर अगर हम बात करें, जो आपका सब्जेक्ट है आज का, तो हमने अभी कोशिश हमारी ये है कि हम 60% जो अपने देश के अंदर ही वो मैन्युफैक्चर कर पाएं। अभी ये कहना कि वो कर पाएंगे, मेरे पास MOU नहीं है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या बनी है हमारी जो डसॉल्ट एविएशन कंपनी जो उसको बनाती है। मगर मैं आपको अपने तजर्बे से बताता हूं कि पहले भी इसकी बात हुई थी यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे, फिर इस गवर्नमेंट ने भी कोशिश की थी कि हमें अपने देश के अंदर इसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए। मगर उस टाइम कुछ जो कहते हैं ऑब्स्टेकल्स थी, इसके अंदर कुछ रुकावटें थी, जैसे कि एक क्लॉज थी उसके अंदर जो हम आपको पेश कर रहे थे कि देखिए आप हमारे देश के अंदर बनाएं, मैन्युफैक्चर करें इनको, मगर गारंटी आपकी होगी। तो ये कुछ हद तक ठीक भी था, मगर डसॉल्ट एविएशन ने ये कहा था कि हम आपको गारंटी नहीं देंगे, क्योंकि उस टाइम जो उनकी टीम थी वो हमारे यहाँ बेंगलोर में भी आई थी, HAL के अंदर, जहाँ पे दूसरे जहाजों को, हवाई फाइटर जेट्स को बनाते हैं। फिर उसके बाद नासिक भी गई थी, फिर मेरा ख्याल वो एक और जगह है इलाहाबाद, कहीं वो यूपी में भी गई थी, उसको जहां जहां पे भी HAL के हैं। तो उस टाइम वो सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि ये जो 5th जनरेशन 4.5 या 5th जनरेशन जो फाइटर जेट्स है, ये स्टेट ऑफ द आर्ट वर्ल्ड लेवल के ऊपर ये आते हैं, उस रेंज में आते हैं। और इनके जो फ्रेम है, जैसे कि अभी बात मुझे समझ में जो आई है, मेरी जो इस पे स्टडी हुई है, वो है कि हम फ्रेम यहाँ पे बनाएं, तो जो अगर उसके फ्रेम भी यहाँ बनते हैं तो वो टोटली कंप्यूटराइज्ड होते हैं। उसके अंदर कोई भी, जिसे कहते हैं 1 mm का भी इधर उधर नहीं हो सकता, और जितनी उनकी फिटिंग होती है वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लेवल पे होती है। तो उस टाइम उस जो टीम थी वो उसने कहा कि आपका जो लेवल है वो अभी इस लेवल पे नहीं कि आप वहां पे अपने देश के अंदर मैन्युफैक्चर कर पाए। अभी ये पुरानी बात है थोड़ी, इसको कोई 8-7 साल हो गए हैं। ये जब ये गवर्नमेंट पहली अपनी ये NDA पहले थी, पहले फर्स्ट टर्म में 2014 के बाद तो बात चली थी। अब इस इंटरवेनिंग पीरियड के अंदर क्या हमने उन कमियों को पूरा कर लिया है या नहीं, यहाँ पे अभी पब्लिक डोमेन पे तो कोई नॉलेज नहीं आई, एज फार एज आई एम कंसर्न जी। मगर उसके बाद, इसके बाद यही बात खत्म नहीं होती। फिर आपने जैसे कहा कि इसके लिए प्लेटफॉर्म्स तो सोफिस्टिकेटेड चाहिए ही जी। मगर एक बहुत जरूरी चीज आती है इसको पावर करने के लिए। वो एक राफेल जो है वो 2 सैफरन M88 टर्बोफैन इंजन इसमें लगते हैं। अब ये कंपनी जो है वो हमें शेयर करने की इजाजत देगी या नहीं। मैं स्पेसिफिक राफेल्स के ऊपर आपसे बात कर रहा हूं। राइट सर। वो भी हमें देखना पड़ेगा कि MOU के अंदर क्या है। फिर उसके बाद हमारा अभी जो ऑर्डर है, एयरफोर्स ने अपनी डिमांड रखी है, वो तो अभी जिसे कहते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी। गवर्नमेंट ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि हमको 114 जो फाइटर जेट्स राफेल है वो चाहिए। उसको पहला जो स्टेप होता है प्रोक्योरमेंट या कोई मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, वो होता है एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी। वो एक्सेप्टेंस हो चुकी है,
जैसे कि 180 LCA Mark 14 जैसे आप बता रहे थे, उसकी भी हो चुकी है। अब ये ऑर्डर जो है हमने HAL को भी दे रखा है, R&D इसके ऊपर चल रही है। मगर ये जो आपको बड़ी मैं सरल शब्दों में कह रहा हूं, ये जो कटिंग टेक्नोलॉजी है, क्या कोई देश कटिंग टेक्नोलॉजी को शेयर करेगा या नहीं करेगा, इसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है। तो ऐसे जो जिसे कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड या कठिन जो ये गुंजले हैं या जो ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, Absolutely. यहाँ पे अभी ध्यान हमारी गवर्नमेंट दे रही है, R&D भी इसके ऊपर हो रही है। और आप कह रहे हैं, ये लेकिन अभी भी सबसे कुछ ऐसे बढ़िया पॉइंट्स हैं जहां पर हमें थोड़ा सा और ध्यान देना पड़ेगा। मैं इसको तो आपने क्योंकि पॉइंट राफेल का जिक्र भी किया है, डॉक्टर अरविंद गुप्ता सर, मैं आपसे समझना चाहूँगा, ये जो इंडियन एयरफोर्स ने डिफेंस मिनिस्ट्री को 114 मेड इन इंडिया राफेल जेट्स की खरीद का प्रस्ताव भेजा है, ज़रा ये बताइए कि किस तरह से गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि अगर ये मंजूर हुआ सर तो ये राफेल का सबसे बड़ा डील होगा और हमारी जो कुल फ्लीट है वो 176 जेट्स हो जाएगा, पहले से 36 IAF और 36 नेवी के ऑर्डर सहित अगर हम उसको मिला लें तो। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद चूंकि आया है और हमने देखा कि किस तरह से राफेल ने, वो पूरे सिस्टम ने जो चाइनीज़ PL-15 मिसाइल्स हैं, स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स की मदद से पूरी तरह से इसको मात दिया था सर। तो अब ये आगे फ्यूचर में जो आज कदम उठाए जा रहे हैं, ये भविष्य में हमारी डिफेंस पूरी कैपेबिलिटीज को कितना मजबूत करेगा, डॉक्टर गुप्ता सर? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि रफाल एक अच्छा प्लेन है और इनको एयरफोर्स को शायद जरूरत भी हो, लेकिन मैं थोड़ा सा एक कॉशन इसमें डालना चाहूंगा, ये कि जहां तक मेरी जानकारी है, ये अभी कोई इसकी ऑफिशियल रूप से कोई इसकी पुष्टि आई नहीं है। ये कोई एक सोर्स रिपोर्ट है, उसके ऊपर बेस्ड है कि 114 प्लेन्स को उन्होंने दिया है। तो इसमें अभी कमेंट करना मेरे लिए मुश्किल होगा कि सचमुच में ऐसा प्रस्ताव गया है या नहीं गया है और उसमें सरकार ने अभी मंजूर किया है या नहीं किया, बट वो एक बात है। लेकिन इसको अभी जरा दूसरी तरफ से देखें। अभी प्रपोजल सबमिट ही हुआ है सर। अभी सबमिट हुआ है, तो अभी आई थिंक इट इज टू अर्ली टू से कि ये रफाल होगा या क्या होगा। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि आप आत्मनिर्भरता बनना चाहते हैं, आपके पास डिमांड है, आप एमका की बात कर रहे हैं, आप अपना एक फाइटर प्लेन वो डेवलप करना चाहते हैं, उसके इंजन के लिए आप जी और HAL के बीच में भी कुछ बातचीत चल रही है। तो ये भी एक गौर करना होगा कि अगर आप इस समय एक बहुत बड़ी मात्रा में एक एडवांस्ड फाइटर जेट्स कहीं से ले लेते हैं, तो इसका असर हमारे जो आत्मनिर्भरता, ये सेल्फ रिलायंस के जो प्रोग्राम है उसके ऊपर क्या होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा ऑर्डर होगा। एक तो नंबर एक। दूसरा यह है कि अगर आप इतने ज्यादा प्लेन, 176 या कितने प्लेन एक ही देश से लेंगे, तो आपकी आत्मनिर्भरता कहाँ गई फिर? क्योंकि फिर उस देश के ऊपर आपकी निर्भरता बढ़ेगी। जबकि विकसित भारत और आत्मनिर्भरता की बात यह है कि जितनी हमारी निर्भरता बाहर कम हो उतना बेहतर है। तो एक तरफ तो हम आत्मनिर्भरता की बात करें और दूसरी तरफ अगर हम इतने बड़े बड़े ऑर्डर करें तो इसका असर कुछ आत्मनिर्भरता बनेगा और उस देश के ऊपर, जिस भी देश से लें, फ्रांस की बात नहीं, किसी भी देश से लें, तो उसके ऊपर आपकी निर्भरता इतनी बढ़ जाएगी कि आपकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर असर हो सकता है। सॉरी टू इंटरप्ट सर, वैसे इसमें एक चीज जो हमारे पास इनपुट्स हैं उसके मुताबिक ठीक है, ये 2 लाख करोड़ के आसपास की टोटल डील संभावित है, लेकिन इसमें कहा यह जा रहा है कि 60% से ज्यादा इंडिजिनियस कंटेंट होगा सर। तो आपको लगता है कि ये? हाँ, नहीं, अगर ऐसा है, और देखिए पिछली बारी जब हमने लिए तब तो कोई इंडिजिनस कंटेंट था नहीं, तो हो सकता है इस बारी टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है वो बदल जाए, लेकिन वो इंडिजिनस कंटेंट एक तरह से क्या वो आपको आत्मनिर्भरता देगा? जैसे कि पहले पैनलिस्ट ने कहा कि कोई आपको कटिंग एज टेक्नोलॉजी नहीं देने वाला, कोई भी नहीं देगा, ये आप मान के चलिए। आप MRO का यहाँ बनाना इज नॉट आत्मनिर्भरता। कुछ जॉब्स आएंगे, कुछ आपके स्किल्स इंप्रूव होंगे, तो ये सेकेंडरी बेनिफिट्स हैं। लेकिन इस समय अगर आप, जैसा कि वैश्विक स्थिति बदल रही है, आपको 100% आत्मनिर्भरता बनना पड़ेगा, जो कि चीन कर रहा है। अगर आप इस समय दूसरे देशों के ऊपर निर्भर रहे तो फिर आप जो है फिर चीन के साथ कैसे लड़ेंगे? तो ये एक और भी कई प्रकार के इसमें मुद्दे आ जाते हैं। तो ये जो सरकार के पास जब ये प्रपोजल जाएगा तो मुझे लगता है कि वो एक हर एंगल से इसके ऊपर विचार करेंगे और तभी इस पे आगे बढ़ेंगे। अभी ये फिलहाल एक सिर्फ न्यूज रिपोर्ट है
और अभी डॉक्टर इसकी गुप्ता, कोई यस सर डॉक्टर गुप्ता, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप अपने अनुभव से बताइए कि ये जो नॉट प्राइवेटाइजेशन में नहीं कहूंगा, लेकिन प्राइवेट पार्टिसिपेशन की जो रफ्तार है हिंदुस्तान में, उससे क्या आप संतुष्ट हैं? क्योंकि हमने देखा है कि जिनको हम अनुसरण करने की कोशिश कर रहे हैं, हम नहीं पूरी दुनिया, यूएस, वो हाईली प्राइवेटाइज्ड है सर, 90% प्लस प्राइवेट कंपनीज का पार्टिसिपेशन है। इजराइल में हमने देखा है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइवेट इकोसिस्टम है, 700 के आसपास कंपनीज हैं, 70% जो है वो प्राइवेटाइजेशन है। चाइना स्टेट लेड ज़्यादा है, बट प्राइवेट पार्टिसिपेशन लगातार बढ़ रहा है, और वहाँ पर तो क्या प्राइवेट और क्या वो समझ में आता भी नहीं है। रशिया का एक और एग्जांपल दिया जाता है, हाँ वहाँ पर हमारे जैसे ही है, लिमिटेड प्राइवेट है, 20 to 30%। रोस्टेक जो है वो स्टेट कंट्रोल में है। तो भारत का पार्टिसिपेशन 25 के आसपास आया है सर अभी, लेकिन ये रफ्तार क्या संतोषजनक है, और आपको लगता है कि सेफ होगा अगर हम प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ाएं ज्यादा? देखिए, जैसे आपने आंकड़े दिए अभी, उससे ये पता चलता है कि हमारे यहाँ अभी प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन डिफेंस में उतना नहीं है जितना कि होना चाहिए था। जी जी। दूसरी भाषा में ये बहुत कम है, और उसके कई कारण हैं। एक कारण जैसे पहले भी बताया गया कि हमारा जो प्रोसीजर्स हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अभी भी डिफेंस पीएसयूज और प्राइवेट सेक्टर के बीच में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। अभी जो डीपीएम 2025 आया है, जो कि रेवेन्यू के ऊपर बात करता है, उसमें शायद थोड़ा बहुत उन्होंने कोशिश की है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो। एक तो नंबर एक बात है। दूसरा ये है कि हमारे जो प्राइवेट सेक्टर की क्षमताएं हैं, अभी जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपना R&D कुछ नहीं खर्चा करता। तो उन्होंने जो यहाँ पे बनाया है या कुछ बनाया है, वो बाहर के जॉइंट वेंचर्स किए हैं, उनके साथ कुछ टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स वगैरह की हैं, विच इज नॉट नेसेसरीली कि वो एक आपकी इंडिजिनाइजेशन हुई। तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, जैसे कि आपके आंकड़ों में भी बताया गया कि अब प्रोक्योरमेंट जो है काफी हद तक इंडिजिनस हो रही है, लेकिन वो छोटी प्रोक्योरमेंट्स है, ऑर्डिनेंस की प्रोक्योरमेंट है या छोटे सिस्टम्स की प्रोक्योरमेंट है। लेकिन अभी बड़ी असेंबलीज, बड़े सिस्टम्स, वो अभी उसकी प्रोक्योरमेंट्स अभी नहीं है। अभी जो डीपीएम 2025 की आपने बात की, उसमें शायद कुछ एक सुधार लाने की कोशिश की जा रही है कि जो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, जो लोअर लेवल फील्ड फॉर्मेशन के ऊपर है, उनको थोड़ी सी ज्यादा वो दी जाए, फाइल की मूवमेंट कम हो, ब्यूरोक्रेसी कुछ कम हो, लिमिटेड टेंडरिंग की बात हो, और एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाई जाए, और 1 लाख करोड़ रुपए के जो करीब जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो एक इंडिजिनाइजेशन में हो। तो कुछ सुधार हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी इसमें इसी दिशा में बढ़ने की जरूरत है। जो भी हुआ है वो सराहनीय है, लेकिन उसकी रफ्तार को तेज करने की आवश्यकता है। एब्सोल्युटली सर, और आपने बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चंस भी बताए हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होगा। जनरल मेस्टन सर, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, ठीक है सप्लाई चेन डिसरप्शन तो ठीक है, वो समय के अनुसार होते हैं, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में कब क्या हो रहा है वी नेवर नो, बट 2-3 चीज़ें जो हमको स्केल अप करने के लिए बहुत ज़रूरी चाहिए होंगी सर। वो एक तो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी जो है हमारी, अभी मैं पढ़ रहा था रिसर्च, तो मेरा अनुमान ये है कि जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं हमारे, उसमें 50% प्लस अभी भी इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है सर, नंबर 1। नंबर 2, एक और जो मेरी लोगों से बातचीत होती है इसमें, वो बार बार कहते हैं कि हमारे यहाँ टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत इश्यूज हैं, इनएडिक्वेट है। अच्छा, हाई एल्टीट्यूड एक्सट्रीम कंडीशंस में बड़ी लिमिटेशंस है हमारे यहाँ, तो ये टेस्टिंग इंफ्रा भी नहीं है, हम अगर बना भी दें तो कहाँ उनको टेस्ट करेंगे? तो सर इस तरह के चैलेंजेस को कैसे पार पाया जा सकता है जनरल मेस्टन सर? तो सही बोला है, हमारे पास आज भी काफ़ी चैलेंजेस हैं, और साथ में और चैलेंजेस तो ये हैं कि देखिए ये जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं या जो चिप्स हैं, आपको पता है हर हथियार में आजकल चिप्स की कितनी ज़रूरत है। तो देखिए ये धीरे धीरे भारत भी अब रियलाइज कर रहा है हमारी मतलब ये इंपोर्ट की डिपेंडेंसी जो आपने अभी बताया है, कई चीज़ों में बहुत ज़्यादा है। और आज तो चीन वैसा देश है जिसके पास मेरे ख्याल 70-80% रेयर अर्थ मेटल्स है। तो कहने का मतलब है इवन ये अमेरिका ने इनके ऊपर टैरिफ्स क्यों नहीं लगाए, क्योंकि उनको भी पता है कि ये डिपेंडेंसी रेयर अर्थ मेटल्स की तो वहां पर है, ये रेयर अर्थ मैग्नेट्स की। तो कहने का मतलब है ये भारत ने अभी ये जितना भी ये सेमीकंडक्टर की हमारी कई जगह हम लोग वेंचर्स खोल रहे हैं, चाहे बड़ौदा में हो चाहे असम में, ये स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है, इसमें टाइम लगेगा। तो ये क्रिटिकल कंपोनेंट्स भी जैसे आपने बोला, इसमें भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। धीरे धीरे भी हम कोशिश कर रहे हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए,
लेकिन जब तक प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्योंकि देखिए, मैं ये बोलूँगा कि आप एक सिस्टम को देखिए, हमारा एक बड़ा आर्केक सिस्टम था, पूरा इम्पोर्ट डिपेंडेंट था, ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा थी। आज भी थोड़ा फ़र्क पड़ा है, जैसे अभी ये फाइनेंशियल एडवाइज़र्स की बात हुई है, ये लोग समझते नहीं हैं। ये तो बस फाइल पे चलते हैं, जो इनका काम है। अभी आपको हैरानी होगी कि अभी यहाँ पर एक जेटली इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस है, मैं वहाँ खुद टॉक देने गया था, ये जितने भी सीनियर फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, कि डिफेंस की रिक्वायरमेंट क्या है और आप लोग इसको स्पीड कैसे कर सकते हैं। नहीं तो वो फाइल पे बैठ जाते हैं और वो रियलाइज नहीं करते हैं कि ये कंपोनेंट की उनको टेक्निकल नॉलेज नहीं होती है। तो अब क्या है कि धीरे धीरे इन लोग को टेक्निकल नॉलेज दिया जा रहा है, क्योंकि ये लोग सिर्फ फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बस सोचते हैं कि इनका काम है लाइक अ रबर स्टैंप, उसको देखो यस और नो करके एंड दैट्स इट। तो क्रिटिकल कंपोनेंट्स और ये जो एक ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर है, इस पे गवर्नमेंट अभी काफी विचार कर रहा है। और मेरे को लगता है कि कई चीजें स्टेप्स हो रही हैं। देखिए, कुछ चीजें हमें पता नहीं चलती, अभी हम तीनों सर्विस में तो है नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो हम लोग के इनफॉर्मल इंटरेक्शन होते हैं, तो सुनने में ये आ रहा है कि काफी चीजें अच्छी हो रही हैं। जैसे अभी एक्विजिशन प्रोसीजर है, उसको भी थोड़ा बार बार रिफाइन किया गया है। तो क्रिटिकल कंपोनेंट्स में बहुत इश्यूज हैं, उस पे फोकस चल रहा है और एनकरेज राइट तो सर। किया जाए प्राइवेटाइजेशन में। और दूसरा जो अभी आपने एक और बोला, वो टेस्टिंग की। हाँ। देखिए, टेस्टिंग तो मेरे को खुद है, पता है, मैं ये सीवीडी अवधि में गया था, मैं हैरान हो गया था वो टेस्टिंग फैसिलिटी देख के। तो मैंने अभी सुझाव दिया था कि ये जो जो टेस्टिंग फैसिलिटीज है, प्राइवेट सेक्टर को बताना चाहिए कि यहाँ पर हमारी ये फैसिलिटी है, करेक्ट। तब वो ताकि वहां टेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, R&D एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे में, चाहे वो DRDO का हो या प्राइवेट सेक्टर हो, ये फंडिंग सबसे बड़ी इश्यू है। तो फिर जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जो भी जिसके पास है, चाहे प्राइवेट सेक्टर के पास हो, चाहे अदानी के पास हो या किसी के पास भी हो, ये एक ऐसा अप्रोच होना चाहिए कि सबको बताना चाहिए, एटलीस्ट टेस्टिंग फैसिलिटी तो वहां जाके इस्तेमाल करें। राइटली सेट सर, राइटली सेट सर। अब देखिए, ये और इसी को ध्यान में रखते हुए ईयर ऑफ रिफॉर्म्स कहा गया है, 2025 को घोषित किया गया है बाकायदा, और इसका थीम भी रखा गया है कि जॉइंटनेस होगा और इमर्जिंग टेक पर फोकस होगा। लेकिन जॉइंटनेस तभी आ पाएगी पूरी तरह से, जैसा सर ने कहा, कि जहां जब हर तरह से जब पारदर्शिता होगी और इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होगा, तब जाके मेरे ख्याल से एक मुकम्मल इकोसिस्टम बन पाएगा। बहुत संक्षेप में कमोडोर जीजे सिंह, एक बहुत सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अब जो रह जाएगा हमारे पास, हम सारे रिफॉर्म्स भी कर देंगे, बट स्किल गैप सिर्फ डिफेंस पे नहीं सर, भारत इस वक्त एक ऐसी स्थिति में है कि बाकी सारे सेक्टर में भी स्किल गैप का एक बहुत बड़ा एक इशू आ रहा है, और ख़ास तौर से वर्कफोर्स में, और उसमें भी डिफेंस में तो जो एडवांस टेक है, उसके लिए ट्रेंड मैन पावर की कमी। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे सकता हूं सर, कि हमारे यहाँ डिफेंस से रिलेटेड जो कोर्सेज हैं वो कितने हैं। बहुत पहले डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ बहुत सारे कॉलेजेस में इंट्रोड्यूस किया गया था, उसमें सर पता ही नहीं चल पाया कि ये साइंस स्ट्रीम का सब्जेक्ट है या आर्ट स्ट्रीम का सब्जेक्ट है। कुछ लोग उसमें बीएससी वाले एमएससी करते थे, बीए वाले जो है एमए करते थे। उसके बाद वो लोग पूछते थे एमए एमएससी करने के बाद कि हम कहाँ जाएं, क्या हम डीआरडीओ जा सकते हैं? डीआरडीओ मना कर देता था। फौज में कोई ऐसे प्रावधान नहीं थे कि डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ वाले लोगों को लाया जाए, और इनको मैं सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो करिकुलम लेवल पे भी सर अभी डिफेंस के बारे में उतना ज़्यादा स्किल गैप को भर पाने के लिए उतने काम नहीं हो पा रहे हैं। तो संक्षेप में सर, स्किल गैप कैसे चैलेंज को हम पार कर पाएंगे? देखिए, ये जो स्किल गैप की बात आप बता रहे हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, यू हिट द नेल ऑन इट्स हेड। ये हमारे में कुछ कमी है। मैं तो जो पहले अभी गुप्ता साहब कह रहे थे, उनसे बहुत बातों से सहमत हूं कि हम तो सिर्फ अभी ट्रैक पे आए हैं, मगर अभी भी बहुत प्राइवेटाइजेशन के अंदर और इवन पब्लिक सेक्टर के अंदर जो R&D है, R&D अभी वो सेटिस्फैक्ट्री लेवल जो चाहिए, क्योंकि आज जैसे आप बता रहे हैं कि हमारे कोलकाता के अंदर वो कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस चल रही है, वो यही बात डिस्कस कर रहे हैं कि तीनों को कैसे एक इंटीग्रेटेड किया जाए। सेक्टराइजेशन की बात हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, बिकॉज आज के तारीख के अंदर जो चैलेंजेस हैं वो बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं। जैसे हमें साउथ चाइना सी से
और इंडियन ओशन रीजन के अंदर चाइना बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजिकली चाइना काफी एडवांस हो चुका है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरे देश जो हैं वो काफी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ चुके हैं। जो हमारा लेवल है वो सही रास्ते पे आ चुका है, ये इसमें कोई दो राय नहीं, मगर वो स्किल गैप है अभी। वो पूरा होगा जब R&D इंप्रूव होगी, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, इसके अंदर रिसर्च ज्यादा होगी, एक प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। आजकल की तारीख के अंदर तो जो थोड़े बहुत अच्छे ब्रेन होते हैं, ब्रेन ड्रेन हो जाते हैं। वो काम जो करते हैं वो जाके दूसरे देशों के अंदर करते हैं। तो हमारी R&D को, एनवायरनमेंट को, हमारे जिसे कहते हैं कि ये जो उनकी पेमेंट्स है, जो उनकी सुविधाएं हैं, उनके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। ताकि जो लोग बाहर की तरफ अट्रैक्ट ना हो। और अगर हम अपने ये स्किल गैप को इंप्रूव करना चाहते हैं तो जी जी, क्योंकि स्किल गैप जो है ये हाईली, इसके अंदर माइंड का इन्वेस्टमेंट होती है, इंटेलिजेंस बहुत बढ़िया, हमारे देश में कोई कमी नहीं है, मगर उसकी इन्वेस्टमेंट इसकी तरफ होनी चाहिए। और ऐसे मतलब एवेन्यूज, एब्सोल्युटली सर, यू राइटली सेड, और इसमें एवेन्यूज हमको दिखाने पड़ेंगे। हमको ये बताना पड़ेगा कि डिफेंस सेक्टर में इतनी कुव्वत है, इतना उसमें स्पेस है कि अगर कोई डिफेंस रिसर्च को अपना करियर बनाए तो वो एक्सेल कर सकता है अपनी लाइफ में। अभी इस तरफ क्योंकि ध्यान नहीं था तो लोग ज़्यादातर दूसरी स्ट्रीम्स में ही ज़्यादा जाते थे। उनको लगता था कि हम वहाँ कंप्यूटर में चले जाएंगे, दूसरी चीज़ों में चले जाएंगे, AI में चले जाएंगे। लेकिन अब इन सबको इंटीग्रेट करते हुए कड़ियाँ तो डिफेंस से ही जुड़ेंगी। हाई टेक्नोलॉजी के लिए आपको AI कोडिंग सब आना चाहिए, बट आपको डिफेंस सेक्टर पर्टिकुलरली इतने एवेन्यू से भरा हुआ है, ये आपको पहले बताना पड़ेगा ताकि यंग और फ्रेश माइंड्स इस तरफ अट्रैक्ट हों और हमारे यहाँ जो स्किल गैप है उसकी हम भरपाई कर सकें। तो मुझे लगता है कि इस पूरी चर्चा में हमने तमाम उन आयामों पर चर्चा की जो हमें डिफेंस क्षेत्र में न सिर्फ आत्मनिर्भर बल्कि हमारी उन्नति और प्रगति के लिए अगर हमको एक्सपोर्ट भी करना पड़े उस दिशा में हमारे लिए लाजमी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप तीनों का वक्त निकाला आपने। कॉमोडोर GJ सिंह सर, थैंक यू सो मच सर। मेजर जनरल संजय मेस्टन सर, थैंक यू सो मच जनरल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे खास मेहमान आज के रहे डॉक्टर अरविंद गुप्ता सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला। तो इसी के साथ ये थी हमारी कवर स्टोरी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।